मैंने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किरण देवी टीचिंग चैनल 2.6 इस चैनल पर आप सभी का वेलकम है एवं स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या हिस्ट्री। हम हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं एवं हिस्ट्री इस चैनल पर कराई जा रही है। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है तो उसके क्वेश्चन आंसर लगाए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एवं इसमें पहले प्ले लिस्ट बना दी गई है जिससे हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी सब अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो आप सभी। और आपका MP टेंथ हुआ, CTET हुआ, दिसंबर में आने वाला है CTET। हर एग्जाम के लिए NCERT पढ़ाई जाएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NCERT सबसे ही महत्वपूर्ण है। NCERT की आपने थ्योरी पढ़ ली ना तो क्वेश्चन आंसर लगाना आपको बहुत सरल आसान हो जाएंगे। इसलिए NCERT की थ्योरी पढ़ लीजिए, अभी 1 2 3 मंथ पढ़ लीजिए, फिर एग्जाम में लग जाएंगे आपके टेट कोई भी निकलेगा तो आप आराम से उसमें निकल सकते हो। क्योंकि थ्योरी पढ़ लोगे, बेसिक ही पढ़ लोगे तो फिर तो आपको आसानी लगेगा। चलो टाइम ना गवाते हुए हम हिस्ट्री आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम आरंभिक नगर पार्ट 3, ये 3 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। 2 हो चुके हैं, 3 फिर आगे से सब पढ़ाए जाएंगे। डेली आती क्लास तो आप डेली देख सकते हो इस चैनल पर, ठीक है। आरंभिक नगर हम पढ़ेंगे आज। आरंभिक नगर तो पुराने भवन का संरक्षण, यानी पुराने भवन का संरक्षण कैसे होता था, कहाँ पर होता है। जसपाल और हरप्रीत बताने जा रहे हैं, ये सभी बोल रहे थे। तो एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो कैसे होते हैं, पुराने आरंभिक नगर कैसे बनाए गए थे, पहले किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते थे, कैसे बनता था, ठीक है। तो जसप्रीत एवं मनप्रीत बताने की, जसपाल एवं हरप्रीत बता रहे हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी के बारे में। हड़प्पा में किस प्रकार की कैसे क्या था तो इसके बारे में बता रहे हैं दोनों। चलो हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। जैसे कि पुराने ताजमहल हुआ, बहुत सारी जो पुरानी इमारतें रहती थी तो वो अपनी कहानी तो बताती थी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जब दोस्तों 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे अनेकों इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला वहाँ पर। तो जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जैसे हड़प्पा है ना, अभी के आधुनिक पाकिस्तान में है। वो पहले पाकिस्तान में था लेकिन अब भारत में नहीं, वो पाकिस्तान में ही है। पहले पूरा एक था, पहले अलग थोड़ी हुआ था पाकिस्तान। तो अब वो पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है। उन्होंने जो काम कर रहे थे मजदूर, उन्होंने सोचा एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्होंने ये सोचा इसके बारे में, तो सोच कर भी हड़प्पा के खंडर ईंटों को उखाड़ ले गए एवं जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहाँ से जो ईंटें वगैरह माल था वो निकाल कर ले गए और इमारतें बड़ी बड़ी कर ली। वो रेलवे लाइन बिछा दी तो वहाँ सब नष्ट हो गई पुरानी इमारतें। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और जब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शहरों का निर्माण लगभग 47,000 साल पूर्व हुआ था पहले। देखो जैसे वो बोले 80 साल पहले, उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। कौन? हड़प्पा सभ्यता स्थल को 80 साल पहले ढूंढा था, ठीक है, लोगों ने। फिर उसके बाद और उनमें जो हड़प्पा सभ्यता में जो इमारतें थी ना वो मिली थी, सब इमारतें पुरानी कहलाती, हड़प्पा सभ्यता की कहलाती थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। ये मोस्ट है, जैसे क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो इमारतें मिली थी उनका निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था। तो हम बता सकते हैं कि 47 साल पहले हुआ था एवं 80 साल पहले खोजा था लोगों ने कि कहाँ पर कौन सी इमारतें, खंड उपमहाद्वीप के सब खोजे थे और 47 साल पहले ये इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग में छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने
नगर दुर्ग भी कहा था। जो ऊंचाई वाले भाग होंगे ना उनको पुरातत्ववाद मतलब पुराने लोगों ने क्या नगर दुर्ग कहा था। जो ऊंचाई वाले भाग होंगे ना तो उनको नगर दुर्ग भी कहा था। निचले हिस्सों को निचला नगर कहा था। दोनों हिस्सों को 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। जो इमारतें खड़ी की गई थी ना वो पक्की ईंटों की खड़ी की गई थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी वो दीवारियां, ठीक है, 4 दीवारियां। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी ना उस टाइम पे। तो आप जानते ही होंगे कि पहले की कोई भी चीज़ बहुत पक्की रहती, क्योंकि पहले अच्छे से पकाते थे, बनाते थे अच्छी वजह से। तो इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक भी उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई एवं इस तरह के कहते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो पहले की जो दीवारें पहले की ईंटों से बनाई जाया करती थी ना तो वो आज भी इतनी मजबूत खड़ी हैं कि मतलब आज की तो है ही नहीं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। पेपर में से आ सकता है कि कौन सी ईंटों की बनाई गई थी इमारतें, तो पक्की ईंटों की। एवं मोहनजोदड़ो में एक तालाब भी बनाया गया था। उस तालाब जिसे पुरातत्वविदों ने कहा महान स्नानघर, जो तालाब बनाया गया था ना मोहनजोदड़ो में, तो जिसे पुरातत्ववादियों ने कहा मतलब पुराने लोगों ने कहा कि महान स्नानघर कहा उसको, महान स्नानघर। जो मोहनजोदड़ो में तालाब बनाया गया था वो महान, ऐसे पूछा जाता है एग्जामों में पेपर में कि महान स्नानघर कहाँ बनाया गया, तो मोहनजोदड़ो में बनाया गया था। इस तालाब को बनाने के में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक, चारकोल इस प्रकार से मतलब उपयोग हर चीज़ का किया गया था। एक और इसमें इस सरोवर में उतरने के लिए जो तालाब है ना, महान सरोवर बनाया गया था, महान स्नानागार। तो उस सरोवर में उतरने के लिए दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। चारों ओर कमरे बना दिए गए, उसमें भरने के लिए पानी कहाँ से निकाला जाता था, कुओं से। यानी समझो कुएं भी उस टाइम पर बन चुके थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था एवं शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों के लिए स्नान किया करते थे। जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ मैप में बताऊँगी आपको कि कौन सा कहाँ पर है ये सब कुछ, ठीक है। मैप में बता रहे हैं, देखो यहाँ पर मैप में देखिए अच्छे से। देखो मैप में जितना आप अच्छे से देखो ना उतना आपके दिमाग में चिपक जाएगा, दिमाग में ही भर जाएगा। कहानी की टाइप समझो इसको, कहानी जैसा समझो तो आपके दिमाग में अच्छे से भरेगा ये। देखो पहला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखो आपको हाईलाइट करके बताएं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो है कहाँ, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। फिर है हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु नदी। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी। इस प्रकार से पूछे जाते हैं बहुत से एग्जामों में कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो के नीचे हड़प्पा रावी के पास में है। रावी के ऊपर कितनी झेलम नदी, चिनाब नदी, इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ हैं। तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। एवं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा ये दोनों पहले पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में है। और जो हमारा एक लोथल है, जो 3 बहुत इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं, तो लोथल है ये है गुजरात में रहा, लोथल है गुजरात में। तो इस प्रकार से मैप के द्वारा आपको समझ आएगा होगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ वाइज है, किस जगह है, ठीक है। फिर है कालीबंगा एवं लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा में कौन सी ईंटें लगाएंगी, पक्की कच्ची, तो पक्की ईंटें लगाएंगी, ठीक है, इमारतें बनाने के लिए। एवं मोहनजोदड़ो में क्या मिला, तो स्नानागार मिला, बड़ा अन्ना स्नानागार बनाया गया था सरोवर के पानी से। एवं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिले, कालीबंगा एवं लोथल जैसे अनेक नगरों में क्या मिले, तो हमारे अग्निकुंड होते ना इन दोनों शहरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। एवं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। जो बड़े बड़े जैसे एग्जाम पूछा जा सकता है बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिले, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जगहों पर मिले हैं भंडारे, ठीक है। तो आपको मैप वाइज बता ही दिया। देखो ये मिला था, देखो महान स्नानागार ये मिला था हमारा,
देख रहे हैं ना आप इसको। जैसे महान स्नान घाट बताया ना, सीढ़ी बाइक था, देखो सीढ़ी भी बनी, ये बनी, ये सीढ़ी बनी है ना। चारों तरफ घर मकान भी बना दिए गए थे, बीच में स्नानागार है। कुओं, यहाँ इस साइड कुआं होगा तो कुआं में से पानी इसमें डाला जाता था, इसको खाली भी किसी चीज़ से किया जाता था। तो ये है महान स्नानागार दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। स्नानागार आपने देख ही लिया होगा, इस टाइप से रहते थे, और जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार आपको मिला था, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना होगा इसको। चलो आगे। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर एक या एक से दो मंजिले होते थे। जो इन नगरों के घर होते हैं वो आमतौर पर एक या एक से दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जैसे अभी बताया था ना मैंने, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ देखो इस प्रकार से बनाई जाती थी। सीढ़ियाँ देखो चारों तरफ से इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाते थे लोग। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिलते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ये नाली में हल्की ढलान होती थी जिससे पानी, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये तो बेसिक भी आप जानते हो कि किस प्रकार से कैसे किया होगा। तो ऐसे होता था। इनके जरिए देखभाल, सफाई किया जा सकती थी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे होल छोड़ दिए जाते थे, नालियों के ऊपर ढक दिया जाता था, तो पता सफाई उसके द्वारा कर ली जाती थी। इस प्रकार से देखो, आपने सीढ़ियाँ देख ली होंगी, इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, पहले। अब आगे बढ़ते हैं। नगरीय जीवन। नगरीय जीवन को पढ़ते हैं अब हम। दोस्तों, नगरीय जीवन को पढ़ते हैं अब। चलो। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों बनने की योजना में जुटे होंगे। जैसे संभवतः यहाँ के शासक थे, यह संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर एवं धातु मंगवाते होंगे, उपयुक्त चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को यानी गुड़िया होते ना छोटे छोटे, वो मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे, चीज़ों को अपने पास रखते होते। इन नगरों में इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे। शायद इन अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। इस प्रकार से कई प्रकार की, देखो इन्हें देखो, ये गया, ये है रास्ते। ठीक है, इनके चारों तरफ नालियाँ हैं, ये नालियाँ हैं, देखो यहाँ पर नालियाँ ढक दी गई हो, बीच बीच में ये छेद हैं जिससे वो सफाई भी उनकी कराई जा सकती। फिर आगे ये हैं, देखो कुएँ, देखो कुएँ जिससे पानी डाला जाता था स्नानागार पे, देखो ये रही कुएँ। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार एवं स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अनेक घरों या किसी उद्योग स्थल में तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा, मतलब ऐसे ही खिलौने, जिनसे खिलौने खेलते थे। ये तो बेसिक भी अपने खेल खिलौने कैसे करते हैं घर पे, देखो इन्हें देखो मुस्लिमों ने, जैसे ये पहले ऐसे चित्र मिले बने, पहले के ऐसे चित्र बने मिले हैं, नक्काशी, जो इस प्रकार का उन पर लिखा मिला है, जो कि लोग अभी भी समझ नहीं सकते कि क्या लिखा। अभी भी वैज्ञानिक बड़े बड़े समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मिला। इस प्रकार की मोहरें मिली हैं जो पूरा मोहर को मोहर बना सकते हैं। मोहर के ऊपर एक खास प्रकार के चिन्ह बना दिए गए हैं। ठीक है, और ऐसे घोड़ा, खेल खिलौने मिले बच्चों के, इस प्रकार से सब। ठीक है, इनसे पता चलता है पहले की ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में। फिर नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प में क्या है, इस प्रकार के चित्र मिले हैं। जैसे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, पुरातत्ववादों ने अपनी चीज़ें वहाँ मिली हैं। इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं बनाई गई थी, और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तुओं में मन के सबसे आकर्षित वस्तु थी, एवं बाट और फलक। देखो फलक ये रहा, फलक ये है, फलक हमारी ये रही। ठीक है, ये रही फलक, और उनमें सब एक फलक होगी, मन के, बाट, इस प्रकार की वस्तुएं सबसे आकर्षित थी। जी देखो मन की तो यहाँ पर है, देखो मनकों से, जैसे मनकों से हार वगैरह, गहने बनाए जाते होंगे। देखो ये रहे गहने, इस प्रकार से गहने बनाए जाते होंगे।
इस प्रकार से देख लीजिए, चित्र देख लिया आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम अपना क्या। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। जो पत्थर की मुहरें ऊपर देख लीजिए अपने चित्र में। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे, अथवा हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, आगे देखो, इसको देखो, ये पहले नक्काशी की हुई, पहले के ज़माने नक्काशी की हुई बनाई हुई मूर्ति है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मूर्ति स्पेशल कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखो दोस्तों, ऊपर करने दो, आपको अच्छे से दिखाई देगी। देखो, इस मूर्ति में कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए गए हैं। देख लो, ये कढ़ाईदार वस्त्र बनाए गए हैं, अच्छे से नक्काशी की गई है। और ये पत्थर की मूर्ति है, स्पेशल पत्थर की मूर्ति है। एवं देखो दाढ़ी किस प्रकार से डिजाइनी दाढ़ी बनी है, इस पर देख सकते हो आप, अच्छे से देख लीजिए कितनी डिजाइनी दाढ़ी बनाई है। एवं कितने मतलब फूल बना के वस्त्र भी पहनाई, पत्थर पे बनाई हुई डिजाइन है। देखो कितनी प्यारी है, आँखें बिल्कुल इंसान इस कदर। पहले कितने अच्छे वास्तुकार थे कि कितनी प्यारी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी मूर्ति कहाँ पर मिली है जिसमें वस्त्र भी जैसे कढ़ाईदार पहने हैं, अच्छी नक्काशी पत्थर की, तो मोहनजोदड़ो में मिली है ये मूर्ति। ठीक है, फिर आगे संभवतः 7,000 साल पहले, संभवतः 7,000 पहले, कितने 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी और के फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट, पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देती हैं। इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े एवं अवशेष, चांदी के फूलदान एवं ढक्कन, तावा इस प्रकार से मिला है मोहनजोदड़ो में। इनमें अधिकांश वस्तुएं निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों की पच्चीकारी करना इत्यादि की मूर्ति का चेहरा कितने अक्षर द्वारा बनाया जाता था, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई जाती थी। तो वो उसी के बारे में बताया कि पत्थर की दाढ़ी किस प्रकार से बनाई जाती थी और पत्थर में कितने प्रकार से कितने अच्छे से चित्र बनाया जाता था। एवं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, दोनों बना सकते थे, दोनों ये काम अच्छे से कर सकते थे। फिर है फेंस ये रहा हमारा, ये है फेंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू, स्फटिक, पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इस प्रकार से वस्तुएं चिकनी परत चढ़ाई जाती। चिकनी परत के रंग से नीले हल्के समुद्री हरे होते। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जो फेंस से मन के होते ना, उससे सब कुछ बनाया जाता। यही बताने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से ये चीज़ बनाई जाती थी। यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट आगे पढ़ते। कच्चे माल की खोज उन पदार्थों को कहते हैं हम। कच्चे माल किन्हें कहते हैं? कच्चे माल कहते हैं प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चे माल प्राकृतिक रूप से मिलने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। जैसे कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करने के लिए, जैसे कि लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल कहलाते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को जैसे पदार्थों का दूर दूर तक आयात करते थे ये लोग। फिर आगे हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे एवं आज के राजस्थान से करते थे। जो जैसे ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा अभी,
कि हड़प्पा के लोग कहाँ से तावे का उत्पादन करते थे, तो राजस्थान से करते थे। एवं हड़प्पा के लोग ऐसा पूछा जा सकता है कि तावे का आयात कहाँ से करते थे, तो वो तो आपने समझ ही गए होंगे, यहाँ से करते कि पश्चिम एशियाई देशों अमीनी से भी तावे का आयात किया जाता था। कहाँ से? पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी इसका आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तावे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था, तो राजस्थान से किया जाता था। टिन का आयात कहाँ से किया जाता था, तो अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन एवं आयात मिलके क्या टिन एवं तांबा मिलके क्या बनता है? कांसा। टिन एवं तांबा को मिलाकर बनता है कांसा। एवं सोने का आयात किया जाता था कर्नाटक से एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था गुजरात से। इस प्रकार से इस प्रकार से आगे देखो ये इस प्रकार से जो बहुमूल्य पत्थर मिलते थे उन पर नक्काशी की जाती थी। इस प्रकार से चित्र हर चीज़ में पहले बहुत अव्वल थे लोग। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे उत्पन्न होता था, तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पहले जो पौधे होते ना, उनके अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों इत्यादि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे फिलहाल लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था, जरूरत पड़ने पर उससे फसलें उगाई जाती थी। तो पहले के लोग पानी को संचित करके रख लेते थे, उसी से फसलें उगाई जाती थी। एवं हल प्रमुख था कहाँ? हड़प्पा सभ्यता ये है। इस प्रकार से हल से किसानी की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। दूर ले जाया करते थे वे जैसे कि दूर ले जाकर अपने जानवरों को बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे लोग। फिर है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो कच्छ के इलाके में खादर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि धौलावीरा नगर कहाँ बसा था, तो खादर बेद के किनारे गुजरात में बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई एवं इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए। एक नगर खुला। इस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे वहाँ पर। ठीक है, इसको नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं हम अब। और फिर मुहर जैसी छोटी क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाई जाती हैं। गुजरात की खम्मात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती। देखो गुजरात की खम्मात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जो लोथल नगर है वो साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ कीमती पत्थर मिलते हुए जो एग्जाम पूछा जाता है कि कीमती पत्थर, ठीक है, वहाँ मिलते थे। कहाँ मिलते थे? पत्थरों के संकों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। भंडारगृह जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल तीनों जगह था। और कई मुहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी गीली पट्टी पर
गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये रही साबरमती नदी हमारी लोथल के पास में, लोथल के पास में गुजरात में, ये रही साबरमती नदी। इस प्रकार से पहले नक्काशी की जाती थी, बनाई जाती थी एक तालाब में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मन के बनाने वाले उपकरण को तैयार मन के भी हम मिलते हैं। ठीक है आगे मुद्रा मुहर और मुद्राकन मुहरबंदी। तो ये है मुहरबंदी, मुद्रा ये है मुहरबंदी। कैसे मुद्रा किया जाए? मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों पर चिन्हित किया जाता था जो थैलों को चिन्हित करने के लिए कहीं और भेजा जाना, एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ भेजी जाती थी ना, उस पर इस मुद्रण का उपयोग किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन मुहर एवं बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर कच्चे माल हो गए। धीरे धीरे ये नगर जो भी था पहले वो बंद होता चला गया। चारा गाय के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे एवं विद्वानों को मतलब शिक्षा कर जो भी करना एक जगह से दूसरी जगह, नदियाँ सूख गई वहाँ की, और कुछ इलाकों में ऐसा सब हो गया तो वहाँ से छोड़कर लोग भागने लगे। तो सभ्यता का अंत वहाँ से हो गया था। और अभी का आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो इस प्रकार से लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में मतलब अध्याय आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है कि इसके बाद 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, वो अंत हुआ उनका सभ्यता का, फिर विकास हुआ 1400 साल बाद। तो नील नदी के आसपास वाले मिस्र से निकलती ना नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दंत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, पिरामिड बनवाए। जो मकबरे हैं ना वो पिरामिड के नाम से जाने जाते हैं। राजाओं के मरने के बाद उन पिरामिड, चलो इन्हें देख ही लेते हैं। देखो ऐसे मकबरे बनाए, पिरामिड है और मकबरे भी बनाए उन लोगों ने। तो उसमें बड़े बड़े राजाओं की जो मृत बनते थे, मम्मी बोलते ना, मम्मी को उसमें रखा जाता था। सब रहता ना जो राजाओं का बड़े बड़े, उनका मम्मी और सब रहता ना इन पिरामिडों में रखा जाता था। इनमें खाने पीने का सामान, उनकी जो भी ज़रूरतमंदी सामान होते थे इन पिरामिडों में रख दिए जाते थे, जिससे उन्हें पता नहीं पहले क्या इतिहास में सबों को दफनाने की परंपरा को मिस्र में सबसे पहले ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया। जैसे कि वो ये बोलने जा रहा है कि मिस्र में सबसे पहले सबसे ज़्यादा खर्च के द्वारा दफनाया जाता था लोगों को, साथ में सब रखना पड़ता था तो खर्चा तो उन्हें आता ही होगा। मिस्र में पहले ऐसे दफनाया जाता था, फिर धीरे धीरे सभ्यता सब जगह फैली होगी। इस प्रकार के उपयोगी शब्द देख लेते हैं हम। जैसे नगर एक उपयोगी पढ़ा हमने, नगर दुर्ग भी पढ़ा, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चा माल, हल, सिंचाई। फिर क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर बताने पड़ेंगे, मैं बता रही अभी समझा दूँ पहले। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग मैंने अभी बता दिया 7000 साल पहले हुई थी, शुरुआत हुई थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ है। नगरों का आरंभ लगभग 47 साल पहले हुआ है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 39 साल पहले हुई है। जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 39 साल पहले हुई है। वो इसलिए हुई थी कि नदियाँ सूख गई थी, उनको भोजन की कमी हो रही थी एवं हर चीज़ की कमी आ रही थी, इसलिए वहाँ छोड़ के वो आगे बस गए। वो कई का मानना है कि वहाँ कुछ ये होगा, वो मतलब हर इतिहासकार का अलग अलग मानना है, पर जो एनसीईआरटी में लिखा है वही है इम्पोर्टेंट, जो आपको पढ़ा दिया गया है, इसी को लेके चलो। अन्य नगरों का विकास लगभग 25 साल पहले हुआ है। अब क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देना, और आप लोग नहीं दे पाओ तो मैं तो बता ही रही हूँ, ठीक है। और आप लोग या पहले ही दे दो। तांबा कहाँ सब मिलता था, अभी मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ। तांबा कहाँ मिलता था और सोना कहाँ मिलता था? आपको जिसको ये आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, तो आपको जो गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगी क्यों।
तांबा कहाँ मिलता, सोना कहाँ मिलता, टिन कहाँ मिलता, बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलते थे। तो आप कमेंट करके बताइए। इतने क्वेश्चन पूरा चैप्टर हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये सुमेल ही करना है जोड़ियाँ। तो आप बताइए कहाँ मिलते थे, आपको आंसर भी उसके सामने दिए जा रहे हैं, तो आप इसके आंसर कनेक्ट करिए। चलो आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही बता दूँ। देखो, तांबा मिलता था कहाँ, राजस्थान में हमारे। तांबा मिलता था राजस्थान में। सोना मिलता था कर्नाटक में, ठीक है। टिन मिलता था अफगानिस्तान में, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर मिलता था हमारा गुजरात में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी साथ में कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर देखिए। इसमें जितनी भी क्लासेस डाली गई सब इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ाई जा रही पूरी डिटेल्स में। आपको एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप प्लीज़ देखते तो सभी हैं, पर कोई लाइक नहीं करता, तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब एवं शेयर। वो देखिए, डेली क्लास डाली जाती है। तो आपका टेट कोई भी हुआ, MP टेट, SC टेट, हर प्रकार की टेट या चयन परीक्षा भी निकाल सकते हो आप इससे, क्योंकि इसमें थ्योरी तो एक बेस होता है हर चीज़ का। चलो, थैंक यू दोस्तों से इतना देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।